हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीएस जोन में। मैं सुमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम टोपोग्राफी चैप्टर को पढ़ रहे हैं और प्रीवियस क्लास में पढ़े थे समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति, और उस चैप्टर से पहले पढ़े थे नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, और उसके अंतर्गत जो भी सारे घटनाएं घटित थी, जो भी सारे स्थलाकृति का निर्माण हुआ था, पूरे डिटेल पूर्वक पढ़े थे। और कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे पॉइंट को हम डिस्कस किए थे। फिर आज एक नए टॉपिक के साथ उसी टोपोग्राफी में पढ़ना है, जिसका नाम है भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। आज इसी चैप्टर को हम पढ़ेंगे कि भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति का निर्माण कैसे होता है। ये जो भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, इसका निर्माण वहां पर होता है जहाँ का मिट्टी जो होती है चूना पत्थर की बनी होती है। वह जो चूना पत्थर की मिट्टी जहाँ पाई जाती है उसे हम कास्ट प्रदेश कहते हैं। तो भारत में क्या था, भारत में चूना मिट्टी नहीं पाई जाती है, पाई जाती है लेकिन उतना नहीं पाई जाती है, इसलिए भारत में जो है ये इस स्थलाकृति का निर्माण नहीं होगा। तो फिर कहाँ होता है, तो आप देखेंगे यूरोप का एक देश है स्लोवाकिया। वहां पर क्या था, कास्ट जितनी भी मिट्टी पाई जाती है वह अधिकांश मात्रा में चूना पत्थर वाली मिट्टी पाई जाती है। इसलिए स्लोवाकिया में आप देखिएगा वहां पर इस आकृति का निर्माण होगा, जो भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति होता है वहां पर निर्माण होता है। ये स्लोवाकिया जो है यूरोप का एक देश है। अब तो स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है, आप कमेंट करके बताइएगा कि स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है। तो पहले पढ़ लेते हैं भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति पहले हम देख लेते हैं। मान लेते हैं यह एक क्या है, यह एक क्या कास्ट प्रदेश है, यह एक कास्ट प्रदेश है, और ये इस कास्ट प्रदेश का मान लेते हैं यह क्या है, यह मिट्टी है। जब भी क्या होगा, बारिश जो होगी, जब भी बारिश होगी तो वह क्या होगा, यहाँ पर बारिश के बूंदे पड़ेगी, जिसके कारण से जो स्थलाकृति का निर्माण होगा वह क्या होगा, पहले बाहर में होगा, उसके बाद जो उसका पानी होगा, वर्षा का पानी अंदर में क्या होगा, पसीज करके नीचे तक जाएगी, तो वह क्या होगा, नीचे भी क्या होगा, स्थलाकृति का निर्माण होगा। तो जो भी भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती है वह बाहर में भी निर्माण होता है, और बाहर से जो जल अंदर की ओर जाते हैं उस अंदर में भी क्या होता है, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो पहले हम बाहर देख लेते हैं, बाहर में कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है, फिर अंदर की ओर कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है उसको भी हम देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। जब वर्षा की बूंदे यहाँ पर पड़ेगी तो यहाँ पर भी क्या होगा, निर्माण होगा, और वह जो पानी जो है अंदर भूमि में जाएगी तो क्या होता है, चूना पत्थर जो होता है वह तुरंत ही क्या होता है, पानी में घुल जाता है, जिसके कारण से जो भी पानी में घुलकर वह नीचे पसीज कर आएगा वह क्या अंदर में भी क्या करेगा, स्थलाकृति का निर्माण कर देगा। स्थलाकृति के अंदर में भी स्थलाकृति का निर्माण हो जाएगा। तो उस स्थलाकृति को हम मान लेते हैं, यहाँ भी क्या स्थलाकृति का निर्माण हो गया है, यहाँ भी निर्माण होगा, और इसके जब पानी इधर से आएगी तो यहाँ पर भी क्या स्थलाकृति का निर्माण होगा। देखते हैं आप कौन कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होती है। मान लेते हैं कास्ट प्रदेश में जब बारिश होती है, जब बारिश होगी तो जब क्या, जब इसमें छोटा छिद्र हो जाएगा, जब छोटा छिद्र हो जाएगा तो उस छिद्र को हम क्या कहते हैं, उस छिद्र को सामान्यतः हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जब यही छिद्र जो होता है, यही छिद्र क्या कहते हैं, बड़ा हो जाता है, जब यही छिद्र जब कहते हैं बड़ा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डोलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोलाइन कहते हैं। और जब यही वर्षा की बूंदे लगातार इसी में अगर पड़ती जाए तो वह क्या, कभी न कभी क्या बड़ा हो सकती है, वह छिद्र क्या बड़ा हो जाएगी। तो उस छिद्र को हम क्या कहते हैं, जब इससे बड़ा हो जाएगी तो उस छिद्र को हम क्या कहते हैं, युआला कहते हैं। क्या कहते हैं, युआला कहते हैं। जब लगातार बारिश की बूंदे एक ही जगह पड़ती जाएगी उस कास्ट प्रदेश में, और जब क्या यदि क्या आर पार दिखने लगे, जब दिखने लगे तो उस आकृति को हम क्या कहते हैं, तो उस आकृति को हम कास्ट विंडो कहते हैं। कास्ट विंडो को आप देखते होंगे, जो खिड़की होती है वह क्या आर पार दिखाई पड़ती है,
बस उसी तरह से यहाँ समझ जाइए कि जब क्या आर पार दिखने लग जाए यही आकृति, तो उस आकृति को हम क्या कहते हैं, कास्ट विंडो कहते हैं। जब यह चूना पत्थर पर लगातार क्या पानी पड़ेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि वह चूना पत्थर क्या टूटने लगेगा। तो जब यह टूटने की अवस्था में होती है, जब यह चूना मिट्टी जो होती है वह टूटने की अवस्था में होती है, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, उस अवस्था को हम पोल्जे कहते हैं। उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, पोल्जे कहते हैं। जब यही चूना मिट्टी जो होती है वह टूट कर अलग हो जाए, जब यही चूना मिट्टी टूट कर अलग हो जाए, थोड़ा थोड़ा भाग में, छोटा छोटा भाग में अगर विभाजित हो जाती है, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, तो उस अवस्था को हम टेरा रोसा कहते हैं। टेरा रोसा, इस अवस्था क्या कहते हैं, टेरा रोसा होता है। सामान्यतः चूना मिट्टी जो होती है, चूना मिट्टी के टेरा रोसा अवस्था में ही करते फसल की जाती है। तो यहाँ से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि टेरा रोसा मिट्टी में किस फसल, कौन सी फसल क्या ज्यादा उपजाई जाती है। टेरा रोसा मिट्टी में, टेरा रोसा मिट्टी में कौन सी फसल क्या ज्यादा उपजाई जाती है। तो आप याद रखिएगा कहवा अर्थात कॉफी की खेती जो होती है वह टेरा रोसा मिट्टी में ज्यादा उगाई जाती है। कुछ लोग तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि टेरा रोसा मिट्टी में कौन सी फसल ज्यादा मात्रा में होती है, तो कुछ लोग तो टेरा रोसा मिट्टी का नाम भी नहीं सुने होंगे। तो आप याद रखिएगा टेरा रोसा मिट्टी में जो होती है कहवा की खेती बहुत ही ज्यादा होती है। और एक यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टेरा रोसा मिट्टी में कौन सी तत्व सबसे ज्यादा पाई जाती है। टेरा रोसा मिट्टी में कौन सी तत्व जो होती है, कौन सी तत्व सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है, हम पढ़े हैं क्या कि भूमिगत जल मिट्टी का जो निर्माण होता है वह कास्ट प्रदेशों में, जहाँ पर चूना ज्यादा पाई जाती है। तो चूना जब ही आ जाएगा सब, तो वह कौन सा तत्व हो जाएगा, कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, Ca, कैल्शियम। तो जब भी पूछे टेरा रोसा मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन से तत्व पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा कैल्शियम पाई जाती है। यह दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कि दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यह टेरा भूमिगत जल जो स्थलाकृति का निर्माण होता है, इसके बाहरी सतह के कौन कौन से आकृति का निर्माण होता है। जब वर्षा की बूंदें उस भूमिगत जल पर पड़ती है, जब छोटा क्षेत्र हो जाए तो उसे रंध्र कहते हैं, और वही क्षेत्र कहते हैं जब बड़ा हो जाए तो उसे हम डोलाइन कहते हैं, जब वह भी काफी बड़ा हो जाए तो उसे युवाला कहते हैं, जब आर पार दिखने लगे तो उसे क्या कहते हैं, जब खिड़की क्या कौन सी खिड़की, तो वे कास्ट विंडो कहते हैं। जब वही चूना मिट्टी भरियाने लगे यानी कि टूटने लगे तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, पोल्जे कहते हैं। और जब क्या टूटकर अलग हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेरा रोसा कहते हैं। तो दोस्तों आप याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं अंदर की आकृति में कौन कौन सी आकृति का निर्माण होता है। जब भी बारिश जो होगी, बारिश क्या होगी, बाहर में होगी, और कुछ पानी जो होगा वह क्या होगा, बहते जहाँ पर क्या उच्च ढाल से वह क्या निम्न ढाल की ओर चली आएगी। तो जब भी वह पानी पसीज कर आएगा, और आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर यह क्या है, ऐसे ही हवा में लटका हुआ है, लेकिन नहीं, हवा में नहीं लटका हुआ। यहाँ जो पानी इस ओर से जाएगी, पानी जो है इस ओर से जाएगी, तो वह ऐसा नहीं है कि वह सारे चूना पत्थर को वह अपर्दित करके लेकर चल जाएगी। जो ज्यादा चूना जो मजबूत होगा वह क्या उसको छोड़ देगी, और जो ज्यादा कमजोर होगा उसको क्या करेगी, काट देगी। तो यह जो लटका हुआ रहता है वह पिलर पर लटका हुआ होता है, पिलर पर जहाँ क्या पिलर लगा होता है वहीं पर क्या होता है, ये ऊपरी सतह जो होती है यही लटकी हुई रहती है। तो ऐसा नहीं है कि यह हवा में लटका हुआ है। यहाँ पर क्या जो मजबूत चूना पत्थर होते हैं, जो मिट्टी अपरदित नहीं कर पाती है, वह यहाँ पर क्या होते हैं, पिलर के रूप में क्या होता है, खड़ी होती है। जब भी यहाँ से वर्षा की पानी आएगी, जब भी वर्षा की पानी इस ओर से क्या प्रवेश करेगी, जब भी इस ओर से प्रवेश करेगी, तो जब यह क्या था खुला स्थान होगा, दो सकरा रास्ता होगा, उसको क्या बोलते हैं, घाटी कहते हैं। और जब भी यहाँ पर पानी प्रवेश करती है तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ इस खुला स्थान का जो शुरुआती स्थान है उसको क्या कहते हैं, उसको हम अंधी घाटी कहते हैं, अंधी घाटी कहते हैं, अंधी घाटी। अब एक लॉजिक भी लगा सकते हैं कि भूमि के अंदर जो पानी जाएगा तो वहां पर ट्यूबलाइट थोड़ी लगा रहेगा, वहां पर तो अंधकार ही होगा।
तो इस कारण से इसके जहां से पानी प्रवेश करती है काष्ठ प्रदेश में भूमि के अंदर से, तो उस शुरुआती स्थान को, मुख वाले स्थान को क्या कहते हैं, तो अंधी घाटी कहते हैं। जब जल यहाँ से प्रवेश करेगी तो वह क्या करेगी, ऊपर भी अपरदित करेगी और नीचे भी अपरदित करेगी, और क्या ऊपरी वाले चूना मिट्टी को भी वह क्या करेगी, गीला कर देगी, और नीचे वाले चूना मिट्टी को भी क्या करेगी, वह गीला कर देगी। तो जब भी इसको क्या करेगी, गीला कर देगी ऊपर वाले चूना मिट्टी को, तो वह क्या करेगी, कुछ हिस्सा जो होगा वह गीला करके वह क्या लटक जाएगा, उसका जो कुछ पार्ट जो होगा वह क्या होगा, लटक जाएगा, और यह जल जो है पसीज कर बाहर चला जाएगा और यह कठोर हो जाएगी। तो इस ऊपर में जो लगा हुआ इसको क्या कहते हैं, इसको हम अस्टेलेटाइट कहते हैं। अस्टेलेटाइट क्या कहते हैं, अस्टेलेटाइट। जो ऊपर में लटकी हुई आकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं, अस्टेलेटाइट। अब जो पानी जो है ऊपर से भी जाएगी और क्या नीचे से भी जाएगी कुछ हिस्सा, जब नीचे में जाएगी और नीचे में यह जब ऐसी आकृति बना देगी तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं, टूफे कहते हैं। इस आकृति को हम क्या कहते हैं, टूफे। क्या कहते हैं, टूफे। तो नीचे में जो आकृति बनाएगी उसको क्या कहते हैं, टूफे कहते हैं। जब यही टूफे जो होता है वह आकृति बड़ा हो जाएगी, जब यही टूफे जो है आकृति बड़ा हो जाएगी तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं, अस्टेलेमाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्टेलेमाइट कहते हैं। तो यहाँ पर एक आप लॉजिक लगा सकते हैं, अस्टेलेटाइट बड़ा होगा या अस्टेलेमाइट बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है अस्टेलेमाइट बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा अस्टेलेमाइट, तो जब भी अस्टेलेटाइट अगर बाई चांस या तो अस्थायी रूप से ऊपर टिकी नहीं है, कभी भी क्या तो वहां गिर सकता है नीचे, लेकिन यह अस्थायी है, इसका गिरने का चांस कम है, लेकिन यह ऊपर में इसलिए यह कभी भी नीचे गिर सकती है। तो जब भी वह नीचे गिरेगी तो वह क्या अस्टेलेमाइट बड़ा हो जाएगा। तो किसी भी अवस्था में क्या होगा, अस्टेलेटाइट से बड़ा होगा अस्टेलेमाइट। तो कभी कभी मान लेते हैं यहाँ पर क्या अस्टेले ऊपर में जो रहेगा उसको क्या कहते हैं, अस्टेलेटाइट कहते हैं, और जब भी नीचे में रहेगा वह क्या करेगा, अस्टेलेमाइट कहलाएगा। तो अस्टेलेमाइट का आकृति क्या जब बड़ा हो जाती है वह क्या जब बड़ा हो जाएगी और बड़ा होकर जब इसको छूने लगेगी, जब बड़ा होकर इसको छूने लगेगी, इस आकृति को अगर अस्टेलेमाइट को वह टच कर गए, जाकर जुड़ गए, तो एक क्या स्तंभ का निर्माण कर लेगा। इस स्तंभ को क्या कहते हैं, इस स्तंभ को कंदरा स्तंभ कहते हैं। कंदरा स्तंभ कहते हैं। तो जब भी अस्टेलेटाइट जो है और अस्टेलेमाइट दोनों जुड़ जाएगी तो उस आकृति को हम क्या बोलेंगे, कंदरा स्तंभ कहते हैं। अब आप यहाँ पर दिमाग लगाइएगा, यहाँ पर जो पानी जाएगी वह इसके पार जाएगी, यहाँ तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ तक पानी क्या पहुंच जाएगी। क्यों पहुंच जाएगी, यहाँ क्या एक पिलर मात्र है, यहाँ पर दीवार तो नहीं घेरा। मान लेते हैं यहाँ पर पिलर है, यहाँ पर पिलर है, तो इसके दाहिने से भी हम जा सकते हैं, होगा तो हम इसके बाएं से भी जा सकते हैं। ठीक इसी मात्र जो यहाँ पर है वह एक क्या पिलर मात्र समान है, इसके दाएं से भी हम जा सकते हैं और इसके बाएं से भी हम जा सकते हैं। तो जब भी पानी जो आती है वर्षा की पानी, वह क्या इसके बगल से भी जा सकती है और यह क्या इसके दाएं से भी और इसके बाएं से भी चली जाती है। और जो सारे निक्षेप जो होती है वह क्या करती है, जहां पर वह एंड पॉइंट होता है, जहां खुला स्थान होता है, वहां पर क्या करती है, निक्षेप कर देती है, निक्षेप कर देती है। तो जब भी बाहरी स्थान होगा तो उसको क्या बोलेंगे, घाटी कहेंगे ना। दो सगरा समूह है और खुला स्थान है तो उसको क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। और चूंकि हम काष्ठ प्रदेश पर है ना, इसलिए यहाँ पर जो बाहरी आकृति है इसको क्या बोलते हैं, काष्ठ घाटी कहते हैं। काष्ठ घाटी, यहाँ किसको क्या कहते हैं, काष्ठ घाटी होते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा निक्षेप कहाँ पर होगा, अंधी घाटी में होगा या काष्ठ घाटी में होगा। तो आप याद रखिएगा, जब भी सबसे ज्यादा निक्षेप होगा तो वह काष्ठ घाटी में होगा, क्योंकि यहाँ से जल प्रवेश कर रही है, सारे वह अपरदित करके जहाँ पर खुला होगा वह जमा कर देगी, और जहाँ पर जमा कर देगी वही क्या कहलाएगी, तो वह खुला स्थान में जमा करेगी। तो उस खुला स्थान को क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट को क्या कहते हैं, तो काष्ठ घाटी कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति क्या होती है और इसके फलस्वरूप कौन कौन सी आकृति का निर्माण होता है। तो आप याद रखिएगा, जब भी पानी नीचे से प्रवेश करेगी तो उसे अंधी घाटी कहते हैं। और अंधी घाटी जब क्या ऊपर में कोई स्थल क्या काष्ठ चूना जब लटक जाती है तो उसको अस्टेलेटाइट कहते हैं। और जब नीचे में छोटी आकृति के रूप में लटक जाती है नीचे में तो उसे टूफे कहते हैं।
और टूफे के बड़े आकृति को स्टेलेमाइट कहते हैं। और जब स्टेलेमाइट और स्टेलेटाइट दोनों जुड़ जाती है तो क्या होता है, कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। और जहां पर वह क्या होता है, निक्षेप कर देती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो काष्ठ घाटी उसको कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति का निर्माण क्या होता है और यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे पॉइंट को हम डिस्कस कर लिए। और ये सारे इस नाम को याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि आपको पूछ दिया जाएगा इनमें से कौन भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। अब 3 वो इसमें से दे देगा, एक दे देगा नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति में से। तो जब भी आपको याद रहेगा, ये सारे पॉइंट याद रहेगा, तब वहां पर आप छाट देंगे कि नदी द्वारा कौन है और इस भूमिगत जल द्वारा कौन है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब जो नहीं पड़ेगा, टेरा रोसा मिट्टी क्या होता है, सामान्य अवस्था में सब पड़ता है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ये सब मिट्टी पड़ते हैं। अब एग्जाम में चला आएगा टेरा रोसा मिट्टी क्या होती है, तो कभी नामे नहीं सुना है तो आंसर कैसे देगा। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन आपसे पूछे थे, स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ पर, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह यूरोप का एक देश है, इसकी राजधानी क्या है कमेंट करके बताइएगा जरूर। थैंक यू दोस्तों।